साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल और होम गार्ड के जीएस प्रैक्टिस सेट 11 के बारे में। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक 1 से लेकर 10 तक जीएस प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जो आकर उसको दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों पूरा सभी क्वेश्चन को पूरे शानदार तरीके से समझाया गया है, पूरा डिटेल वाइज। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। बोला गया क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन एक कृषि वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में दोस्तों हरित क्रांति में तो बात करें तो भारत में हरित क्रांति का जनक दोस्तों किसे बोला जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो जनक की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएंगे एम.एस. स्वामीनाथन याद रखिएगा दोस्तों, एम.एस. स्वामीनाथन याद रखिएगा, एम.एस. स्वामीनाथन है भारत में हरित क्रांति के जनक। भारत याद रखिएगा दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। अगर दोस्तों विश्व की बात किया जाए तो विश्व में जनक कौन हो जाएंगे? तो विश्व में जनक की बात किया जाए तो ये हो जाएंगे दोस्तों नॉर्मन, याद रखिए दोस्तों नॉर्मन, ये दोस्तों नाम याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो एम.एस. स्वामीनाथन। तो मोन कोम्बू संबा सिवान स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मोन कोम्बू संबा सिवान स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मोन कोम्बू संबा सिवान स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन का दोस्तों पूर्ण रूप है मोन कोम्बू संबा सिवान स्वामीनाथन। दोस्तों याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग को इसी के लिए हरित क्रांति के लिए दोस्तों हरित क्रांति के लिए इनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला है? तो 1970 ईस्वी में, याद रखिएगा 1970 ईस्वी में। बाकी दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? तो 2024 में मिला है, 2024 में एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न तो 2024 में मिला है। बाकी दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के रूप में 1970 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बाकी 2024 याद रखिएगा दोस्तों, भारत रत्न एम.एस. स्वामीनाथन को 2024 में मिला है। आइए दोस्तों हरित क्रांति से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। चलिएगा देखिएगा दोस्तों, बोला गया है एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। किस कहाँ पर दोस्तों? भारत में। एम.एस. स्वामीनाथन ने हरित क्रांति 1960 से लेकर 1970 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर भारत में गेहूं और चावल की बौनी किस्में जैसे सोनालिका और लरमा रोजो पेश की, जिससे दोस्तों उत्पादन में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तो दोस्तों विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे, नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें दोस्तों 1970 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और भारत में दोस्तों हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन याद रखिएगा। बाकी दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न मरणोपरांत 2024 में मिला था, यह भी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्म विभूषण दोस्तों 1989 में मिला था, यह भी दोस्तों याद रखिएगा। रेमन मैगसेसे पुरस्कार 1971 में मिला था एम.एस. स्वामीनाथन जी को। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में। यह दोस्तों चारों के चारों पुरस्कार याद रखिएगा। एम.एस. स्वामीनाथन से रिलेटेड ये पुरस्कार बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतना फैक्ट दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। बोला गया दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है? मौर्यकालीन शिलालेख की बात करें दोस्तों तो सबसे प्रसिद्ध हो जाएगा दोस्तों अशोक के शिलालेख की बात किया जाता है। अशोक के शिलालेख याद रखिए दोस्तों, अशोक के शिलालेख की बात करें तो टोटल दोस्तों कितने थे? तो टोटल थे दोस्तों 14 शिलालेख की बात करेंगे। अशोक के कुल शिलालेख कितने थे दोस्तों? तो कुल 14 शिलालेख थे। इन्हीं में से दोस्तों बोला गया है, इन्हीं में से इन चारों में से कौन सा शिलालेख वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है? तो दोस्तों गिरनार भारत में स्थित है, कलसी दोस्तों भारत में स्थित है, मास्की अभिलेख दोस्तों जो दोस्तों कर्नाटक के रायचूर जिले में है। और दोस्तों कंधार शिलालेख दोस्तों भारत में स्थित इस समय नहीं है। कंधार शिलालेख कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों अफगानिस्तान में स्थित है। कंधार शिलालेख अफगानिस्तान में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों दो शिलालेख और है दोस्तों, जो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा दोस्तों, यह कहाँ पर है? पाकिस्तान में देखने को मिलेगा।
आइए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट शिलालेख के बारे में बात करते हैं, चलिएगा देखिएगा। बोला गया दोस्तों मौर्य सम्राट अशोक के वृद्ध शिलालेखों की संख्या दोस्तों कुल कितना है, 14 है। जो ऑप्शन में था दोस्तों कलसी शिलालेख कहाँ देखने को मिलता है, तो देहरादून उत्तराखंड में कलसी शिलालेख है जो ऑप्शन में था। ऑप्शन में दोस्तों गिरिराज शिलालेख भी था। यह कहाँ पर है दोस्तों, जूनागढ़ गुजरात में। जूनागढ़ दोस्तों गुजरात में है गिरनार शिलालेख। बाकी दोस्तों मास्की शिलालेख दोस्तों रायचूर जिले में है, कर्नाटक के रायचूर जिले में। मास्की शिलालेख याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्की शिलालेख में ही दोस्तों अशोक को देव नाम प्रियदर्शी या फिर दर्शी, प्रियदर्शी या फिर कहीं कहीं पर प्रियदर्शी देखने को मिलता है। देव नाम प्रियदर्शी या फिर प्रियदर्शी मास्की अभिलेख में देखने को मिलता है अशोक का नाम। बाकी दोस्तों कांधार अभिलेख याद रखें दोस्तों, कांधार अभिलेख अफगानिस्तान के कांधार शहर में स्थित है। और दोस्तों पाकिस्तान में, यह दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। या दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा पाकिस्तान में कौन कौन सा अभिलेख स्थित है, तो मानसेहरा और दोस्तों शहबाजगढ़ी, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी याद रखिएगा, यह पाकिस्तान में स्थित अशोक के अभिलेख हैं। बाकी दोस्तों अशोक के टोटल अभिलेख हैं दोस्तों 14। अशोक के बारे में दोस्तों और याद रखिएगा, अशोक के बारे में, अशोक ने दोस्तों किस धर्म का अनुयायी था, तो अशोक दोस्तों किस धर्म का अनुयायी था, धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म। अशोक दोस्तों बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यह दोस्तों याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए याद रखिएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था, अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था, तो श्रीलंका की बात करें तो अपने पुत्र दोस्तों याद रखिएगा, पुत्र महेंद्र, पुत्र और दोस्तों पुत्री, पुत्र और पुत्री याद रखिएगा दोस्तों, पुत्र महेंद्र और दोस्तों पुत्री संघमित्रा, पुत्री दोस्तों पुत्री संघमित्रा को दोस्तों श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। यह दोस्तों याद रखेगा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री दोस्तों संघमित्रा को भेजा था। और दोस्तों याद रखेगा बौद्ध संगति के बारे में याद रखेगा, बौद्ध संगति दोस्तों अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, तो तृतीय, याद रखिएगा दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में होता है, यह भी याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में होता है, यह भी दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इतना फैक्ट दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है रहा, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियां प्राप्त नहीं हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। अगर दोस्तों लोकसभा के अनुच्छेद की बात किया जाए तो लोकसभा और दोस्तों राज्यसभा के अनुच्छेद की बात किया जाए, किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा 80 में कहा गया है। और लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा 81 के अनुच्छेद में कहा गया है। लोकसभा दोस्तों 81 में, राज्यसभा 80 में कहा गया है। अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो समान शक्तियाँ के प्राप्त नहीं है बोला गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने की शक्ति या दोस्तों प्राप्त है, या तो दोस्तों समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की शक्ति, यह भी दोस्तों समान शक्तियाँ प्राप्त होती है। धन विधेयक पारित करने की शक्ति, यह दोस्तों बिल्कुल गलत बोला गया है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। संवैधानिक संशोधन भी दोस्तों समान शक्तियाँ प्राप्त है। धन विधेयक पारित करने की शक्ति दोस्तों किसके पास होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति के पास धन विधेयक पारित करने की शक्ति होता है राष्ट्रपति के पास। और दोस्तों यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 110 याद रखिएगा, अनुच्छेद 110 में कहा गया है, अनुच्छेद 110 में कहा गया है। लेकिन दोस्तों धन विधेयक को पारित करने के लिए किसका आवश्यक होना जरूरी है, तो आवश्यक की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष, याद रखिएगा दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष का रहना आवश्यक है दोस्तों, याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष का होना आवश्यक है। तो इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों, धन विधेयक पारित करने में लोकसभा और राज्यसभा का कोई योगदान लगभग नहीं होता, समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। बाकी धन विधेयक दोस्तों अनुच्छेद 110 में कहा गया है, धन विधेयक पारित कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा दोस्तों अनुच्छेद 81 में कहा गया है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में वर्णन किया गया है। संवैधानिक संशोधन है
दोस्तों संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में कहा गया है संविधान संशोधन के बारे में। अनुच्छेद 368 के बारे में संविधान संशोधन के बारे में कहा गया। बाकी राष्ट्रपति के पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत है? राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों अनुच्छेद 123 में तो दोस्तों अध्यादेश जारी करने का अनुच्छेद 123 है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 61 है दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की शक्ति। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने ये रहा। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी की बात करें दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लूनी नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लूनी नदी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी। थार का रेगिस्तान दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? अपने प्यारे भारत में पड़ता है। भारत में दोस्तों याद रखिएगा। इसके राज्य की बात करें दोस्तों सबसे ज़्यादा राजस्थान और दोस्तों कुछ गुजरात। राजस्थान और दोस्तों कुछ गुजरात में दोस्तों मोस्टली देखने को मिलता है। याद रखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा थार के रेगिस्तान में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लूनी नदी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाकी इसके बारे में यहाँ पर देखिएगा लूनी उत्तर पश्चिम भारत में थार रेगिस्तान में सबसे बड़ी नदी है। यह अजमेर के पास अरावली रेंज की नाग पहाड़ी से दोस्तों निकलती है। लूनी नदी का दोस्तों उद्गम स्थल याद रखिएगा अरावली रेंज की नाग पहाड़ी से दोस्तों निकलती है। लूनी नदी गुजरात के कच्छ के रण में दोस्तों विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में याद रखें गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। बाकी विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जल घनत्व थार के मरुस्थल में ही पाया जाता है। विश्व में दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र में याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जल घनत्व दोस्तों थार के मरुस्थल में ही पाया जाता है। और दोस्तों यह भी पॉइंट याद रखिएगा कच्छ के रण को सफ़ेद मरुस्थल भी कहा जाता है। क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है एसएससी जीडी का क्वेश्चन है दोस्तों सफ़ेद मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? तो सफ़ेद मरुस्थल दोस्तों कच्छ के रण को कहा जाता है। बाकी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना? दोस्तों बोला गया है सिंपली मौर्य साम्राज्य के बाद कौन से वंश का स्थापना हुआ था? मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा वंश आया था? तो इसको बोला गया है। तो मौर्य साम्राज्य के बाद दोस्तों याद रखिएगा तो आया था शुंग वंश। और शुंग वंश के संस्थापक कौन है? शुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग याद रखिएगा दोस्तों पुष्यमित्र शुंग याद रखिएगा। शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों किसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था? तो याद रखिएगा मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ याद रखिएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके दोस्तों शुंग वंश की स्थापना किया था। और शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। यह दोस्तों याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शुंग। यहाँ से दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया याद रखिएगा शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था? शुंग वंश के बाद की बात करें ये यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों शुंग वंश के बाद। इसके बाद कौन सा वंश आया था? इसके बाद दोस्तों कण्व वंश आया था। इसको याद रखिएगा। शुंग वंश के बाद दोस्तों कण्व वंश आया था। यह दोस्तों याद रखिएगा। शुंग वंश के बाद कण्व वंश आया था। यह दोस्तों याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिएगा बोला गया है पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश ने दोस्तों लगभग 110 वर्षों तक शासन किया था। और शुंग वंश के बाद दोस्तों आया था इसके बाद दोस्तों कौन सा वंश आया था? तो कण्व वंश आया था। यह दोस्तों याद रखिएगा। बाकी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। बोला गया दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। दिए गए कोड से दोस्तों सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 है दोस्तों, सूची 2 है। सूची 1 में दयानंद सरस्वती दिया गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान दिया गया है, राजा राम मोहन राय दिया गया है, देवेंद्रनाथ टैगोर दिया गया है। तो बोला गया दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना किया था या फिर किस सभा की स्थापना किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने हो जाएगा दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किया था। ये हो जाएगा दोस्तों 3 के साथ। बाकी खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार याद रखेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों 1 के साथ। खान अब्दुल गफ्फार खान ने दोस्तों खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया था। यह दोस्तों याद रखेगा। राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की। तो सी हो जाएगा दोस्तों किसका? 4 के साथ। सी हो जाएगा 4 के साथ। राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। यह दोस्तों याद रखिएगा।
बाकी देवेंद्रनाथ टैगोर, और डी हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 के साथ तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर। A3 B1 C4 और D2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखें दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमत घर की स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों तत्वबोधिनी सभा का आयोजन किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? संगम साहित्य याद रखिएगा दोस्तों, यह प्राचीन काल में से संबंधित है, प्राचीन काल से संबंधित है। तो संगम साहित्य का संबंध किस भारतीय शहर से है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मदुरई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मदुरई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों संगम साहित्य से संबंधित कुछ और फैक्ट के बारे में बात करते हैं। चलिएगा देखिएगा, बोला गया दोस्तों संगम साहित्य प्राचीन संगम काल में जिन संगम ग्रंथों की रचनाएं हुई उनको संगम साहित्य कहा जाता है। प्राचीन काल में दोस्तों जिन संगम ग्रंथों की स्थापना हुई थी या फिर रचनाएं हुई थी उनको संगम साहित्य कहा जाता है। पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजन हुए थे। जैसे दोस्तों बौद्ध संगति हुआ था, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, उसी तरह दोस्तों संगम आयोजन भी हुआ था। संगम आयोजन दोस्तों टोटल 3 हुआ था। प्रथम संगम आयोजन याद रखें दोस्तों अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में हुई थी मदुरई में। अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में हुआ था मदुरई में प्रथम संगम आयोजन। द्वितीय संगम आयोजन होता है दोस्तों अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों कपाटपुरम में। ऑप्शन स्थान याद रखें दोस्तों, पहला मदुरई में हुआ था अगस्त्य ऋषि के अध्यक्षता में, दूसरा भी अगस्त्य ऋषि के अध्यक्षता में हुआ था लेकिन कपाटपुरा में। तृतीय संगम कहाँ पर होता है दोस्तों? नक्कीरर की अध्यक्षता में हुए थे मदुरई में। तृतीय में दोस्तों मदुरई में होता है लेकिन नक्कीरर की अध्यक्षता में हुआ था। इतना फैक्ट दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो को दोस्तों बड़ा चाहिए, मतलब लेंथी सेशन चाहिए आप लोगों को, लगभग 40 से 1 आवर 60 मिनट तक अगर चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोग इसको सेशन को दोस्तों ज़रूर एक्सटेंड करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप वीडियो में आप लोगों का प्यार और दोस्तों सपोर्ट बना रहेगा तभी करेंगे, नहीं तो ऐसा छोटा सेशन आधा घंटे से कम का ही रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।